नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए हैं और कई डाउट भी है इन लोगों का कि क्या ये चीज़ हमको ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। TIFR के अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं और सारी डिटेल्स जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आज ये वीडियो बन चुकी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे या किसी भी चीज़ पे, सपोज़ करिए रिसेंटली अभी मैंने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ डाली थी कि क्या आप लोग TIFR का पेपर देने वाले हैं, तो कई लोगों ने बस स्टोरी सीन करके छोड़ दिया था। उसमें हाँ या ना में रिप्लाई दीजिए, आपके आंसर मिलेंगे मुझे। और वही क्वेश्चंस आप लोग फिर उसी चीज़ में पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पे भी, और अब अगर आप पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं इस एग्ज़ाम को ऑप्ट करूं, कर सकती हूं या कर सकता हूं, तो देखिए अब इस चीज़ का मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। दोस्तों थोड़ा सा एक्टिव रहिए, क्योंकि देखिए मेरे जो ये वीडियोस बन रहे हैं वो बहुत लोगों को रिकमेंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी जगह से पता नहीं यूट्यूब के एल्गोरिदम में कोई दिक्कत हुई है या क्या दिक्कत हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एज़ यूजुअल व्यूज़ भी नहीं बन रहे हैं और एज़ यूजुअल जो है टाइमिंग जो थी वो भी नहीं बन रही है। कि उसी चीज़ को लेकर के कई बच्चों ने मुझे सजेशन दिया है कि सर आप जो है शॉर्ट्स बनाइए, जो ऑफलाइन के मेरे बच्चे हैं। तो शॉर्ट्स भी मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले थे, बट उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। तो दोस्तों मैं PYQ लंबे फॉर्मेट में ही डालूंगा, ठीक है, IIT जैम के लिए। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले इस आपके क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी हो गया है। यह आपका क्वेश्चन था कि ये जो TIFR एग्ज़ाम है उसमें क्या मैं इसको अटेम्प्ट करूं या ना करूं, यह आप लोगों का क्वेश्चन था। देखिए इसका आंसर सिंपल सा ये है कि अगर आप 60% से लेकर के 70% भी प्रिपेयर हो तो ज़रूर देना। देखो आप 90 से 100 कभी प्रिपेयर नहीं हो सकते, कभी भी मत बोलना। जो आपको बोल रहा है ना मैं 90 से 100 प्रिपेयर हूँ, तो एकदम बिल्कुल भी मत मानना उसकी बात। क्योंकि रीज़न ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, बस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप श्योर नहीं हो सकते हो कि मेरा इतना परसेंटेज तैयार है, ठीक है। 60 से 70% में वो बच्चे आते हैं जो एवरेज मार्क्स यहाँ तक ले आ सकते हैं जितने में उनका सिलेक्शन हो जाए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ कि आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। देखिए एक सिंपल सी बात जानिए, इसमें मैथ्स भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी तो आती ही आती है। अब बायोलॉजी भी नॉर्मल किस्म की अब लोग दे नहीं रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। जैसे आपके न्यूमेरिकल्स ज़रूर ये लोग बना दे रहे हैं कहीं ना कहीं से, न्यूमेरिकल्स RDT से उठा देते हैं, फिर आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ बैक्टीरिया ग्रोथ कल्चर वाले तो कुछ क्वेश्चन समझ में भी आते हैं कि क्या है, मगर आप जब बात करने लगते हैं किसी और चीज़ की, जैसे आप सपोज करिए वेक्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें जब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फिजिक्स के आने लगते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के, इलेक्ट्रोफोकसिंग के, तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें। तो अगर आप उसमें प्रिपेयर नहीं हैं और आपको ये लगता है कि मेरी मैथ्स भी नहीं तैयार है, केमिस्ट्री भी नहीं तैयार है, तो आप इस पेपर के लिए मत जाइए। अदरवाइज़ एक सीरियस ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ, एक पेपर दिए आपका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने यही सोच करके पेपर दिया था कि अगर मैं इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मुझे जैम भी करने में आसानी होगी, क्योंकि जैम में भी तो लगभग वो ही आएगा। लेकिन पेपर पैटर्न समझिए, हो सकता है आप TIFR न क्वालिफाई करो बट आप जैम के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी हम लोग फाइनल स्ट्रेटेजी टू क्रैक द TIFR, क्योंकि डेट्स बहुत करीब आ चुकी हैं, इसलिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता देता हूं। देखिए अगर आप इस पेपर को देने वाले हो तब नोट्स आपने कुछ बना रखी होगी जैम की, याद रखिएगा कोई TIFR की नोट्स नहीं बनाता है, ठीक है, सब कोई IIT जैम की बनाता है। सिमिलरली जो बच्चे, मैं JRF वालों को भी बताता हूँ, जो JRF की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको भी बताता हूँ कि नोट सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट JRF की बनाइए, बाकी उसमें आपका गेट, उसमें आपका DBT, उसमें आपका TIFR का PhD वाला एग्जाम, उसमें आपका ICMR का एग्जाम सब कवर हो जाएगा, ठीक है। देखने का अप्रोच बदल जाता है बस। तो फाइनल स्ट्रेटजी में आपको ये करना TIFR के लिए, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं जैम के लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फिजिक्स और मैथ ये दोनों से तुरंत दूर भागिए, एकदम पास आने की जरूरत नहीं है, इसके दूर दूर तक मत देखिए। फॉर्मूला अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं दैट्स गुड एनफ। इसमें आप ऑर्गेनिक पोर्शन को थोड़ा सा देख लीजिए, इनऑर्गेनिक से डायरेक्ट सवाल ये लोग उठा देते हैं, ठीक है। और फिजिकल को भी मैं कहता हूँ इसी में रख लीजिए, एकदम मत टच करिए इस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 हफ्ते बचे हुए हैं बस, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को टारगेट करिए। और बायोलॉजी में दोस्तों आप लोग इकोलॉजी पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करिए, इस वक्त इकोलॉजी को रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा BT बायोटेक्नोलॉजी को रिवाइज करिए। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों MB मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी पर फोकस रहिएगा। एक तो हो गया सेल बायोलॉजी, और दोस्तों एक हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको आप जितना अच्छा से पढ़ेंगे
उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप इस पेपर को ऑप्ट ही मत करिए, ठीक है। अगर आप तैयार हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप जो है पेपर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं निकाल दूंगा एकदम या निकाल दूंगी। अगर आपको ये लगता है कि आप पेपर अच्छा कर सकते हैं तब इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिए, क्योंकि ये आपको फिर IIT जैम के लिए मोटिवेटेड रखेगा, मोरलाइज कर देगा, ठीक है, डीमोरलाइज नहीं करेगा। अगला देखिए, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन ओनली अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ये पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ावे में, किसी के कह देने से आप बिल्कुल भी किसी एग्ज़ाम को ऑप्ट मत करिए, क्योंकि अब आप BSc कर चुके हैं या एकदम फाइनल स्टेज में हैं, तो आप किसी के कहने पे क्यों जाएंगे। आप इतने समझदार हो चुके हैं कि क्या मैं तैयार हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तभी दीजिए, अदरवाइज मत दीजिएगा इस एग्ज़ाम को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो कोई बात नहीं, PhD के लिए फिर चांस आएगा, PhD करिएगा आप वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी सारे एग्जाम होते हैं जिसको आपको टारगेट करना पड़ता है। अब आप प्रिपेयर नहीं हो बट इसमें बैठ जा रहे हो तो जैम के लिए फिर वही कॉन्फिडेंस गिरेगा, यार इतना पैसा लगा चुका हूँ मैं, कोचिंग पकड़ लिया हूँ या कुछ भी टाइम इन्वेस्ट कर दिया हूँ, नहीं निकल पा रहा है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है, विल इट अफेक्ट योर जैम प्रिपरेशन। बिल्कुल, दिस एग्जाम इज गोइंग टू अफेक्ट योर जैम प्रिपरेशन। मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, ठीक है। अगर आप इसमें के क्वेश्चन सॉल्व कर, देखिए वो कहने को तो कह देते हैं कि क्वेश्चन बेसिक्स आते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और मैथ से, ठीक है। थोड़ा बहुत जो GA होता है ना, जनरल एप्टीट्यूड, वो भी पूछ देते हैं ये लोग। तो अगर आप तैयार हैं तो इस एग्ज़ाम में बैठिए, तो आपका जैम वाला एग्ज़ाम भी इससे अफेक्टेड होगा। जैसे सपोज करिए आप इसमें की फिजिक्स और मैथ बिगाड़ के चले आते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैम का भी बिगाड़ दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है भाई कि आप जैम का भी एग्जाम बिगाड़ दोगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन एक जगह डाउट तो बन ही जाता है कि क्या मैं इसको दूं या ना दूं, क्योंकि ये तो बिगड़ ही गया है, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम था। आप उस पॉइंट को पकड़िए जिसको पकड़ के आपने ये एग्ज़ाम देने की सोची थी। आपने ये सोचा था कि TIFR हम देंगे, आप ये थोड़ी सोचे थे कि TIFR मैं दूंगा एकदम TIFR ही निकालना है। TIFR जैम का एक रूट है, जैम भी इसी के थ्रू हो जाएगा। इसी के थ्रू कहने का मतलब ये है कि TIFR देके आप जैम में नहीं हो जाओगे। TIFR अगर आप निकाल रहे हो तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि जैम में जो है हम जैम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप तैयार हो तो ज़रूर दीजिए, और अदरवाइज़ अपने आप को परेशान करने के लिए फिर सेंटर पे जा करके परेशान होना, फिर उसके बाद जो है 1-2 दिन पहले जाना, क्योंकि सेंटर भी बहुत लिमिटेड दे रखे हैं लोग, तो उसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हो, राइट। तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तभी जाओ, अदरवाइज़ मत दीजिएगा इस एग्ज़ाम को। कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है आप किसी के चढ़ावे में आके भर दिए हों, बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी नहीं थी मगर आपने ये भर दिया, चलो भाई देख लेते हैं क्या है, देखना है तो फिर जाके देख लीजिए कैसे होता है। अदरवाइज पेपर्स आर मोर देन एनफ टू जज योरसेल्फ वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अंडर कॉन्फिडेंट। क्या आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? देखिए, अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप इस वक्त फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उनके साथ या उनके ग्रुप में हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आप कोई ऐसा जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसीलिए मैंने जो ग्रुप है ना टेलीग्राम का, आपने अगर ज्वाइन किया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ग्रुप में मैं किसी को चैट करने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। किसी को सवाल पूछने हैं आप इंस्टा पे पर्सनली पूछ सकते हैं कि क्या ये मैं इस चीज़ पे कर सकता हूँ। ग्रुप के अंदर कोई डिस्कशन नहीं। सबसे बड़ा नुकसान मैं बताता हूँ दोस्तों, जब मैं BSc कर रहा था तो उस दौरान कुछ ऐसे ओवर स्मार्ट बच्चे आते हैं, देखिए मेरे लैंग्वेज पे जाइएगा, ओवर स्मार्ट बच्चे जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, फिर उसका क्वेश्चन ले आकर के उसमें सॉल्व करके दिखाने लगते हैं, देखो मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। अब आप जब वो पेपर पे लिख के देने लगते हैं ना, इसका सॉल्यूशन ऐसा है, सपोज कर लिए जेनेटिक्स के पेडिग्री का सवाल या कुछ भी आपने सॉल्व कर लिया और उसको करके दे दिया, तो आपको ये फील होता है यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये तो मेरा प्रिपेयर ही नहीं है, तो ये लोग इतना हैवी जेनेटिक्स का सवाल लगा रहे हैं, मैं तो कुछ लगा। हो सकता है सर उनको जेनेटिक्स का प्रॉब्लम लगाने आता हो, उनकी मेमोरी शॉर्ट ना हो, याद ना कर पाते हो सकता है याद ना करने आता हो, नोट्स ना रिवाइज करने आता हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे जो है गलत हो, आप दूसरे पॉइंट पे गलत हो, तो आप तुरंत जज करने लगते हो। इस तरीके से आप आते हो अंडर कॉन्फिडेंट में, ठीक है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो सकता है आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूरे एंजाइम्स जो हैं, DNA पॉलीमरेजेस, RNA पॉलीमरेजेस, जीन साइलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आ रही है। हो सकता है किसी बच्चे को जेनेटिक्स में मेंडल की जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी, पेडिग्री एनालिसिस ये अच्छे से आ रही हो, बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप जो है एक वहाँ से कर ले रहा है और एक कहीं और यूनिट कर ले रहा है तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जो पोर्शन आपका वीक है उसको इमीडिएटली छोड़ो, उसके पीछे ज़बरदस्ती मत लगो इस टाइम पे, क्योंकि अगर इस टाइम पे लगे आप तो आपका बहुत ही क्रूशल टाइम चला जाएगा। जैम के लिए भी टाइम कम बचा है, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपको, ठीक है।
अगला है दोस्तों, इफ़ यू थिंक यू आर नॉट प्रिपेयर देन डोंट ऑप्ट फॉर दिस एग्जाम। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बार बार एक ही बात को बोलने का कोई खास मतलब है नहीं। मैथ्स, फिजिक्स एंड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एट लास्ट मोमेंट रिवीजन। मैंने बोला है ना कि मैथ्स और फिजिक्स को जो है अब आप हटाइए, ठीक है, और बेसिक उठाइए केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री छोड़ दे रहे हो तो फिर नुकसान होगा आपका, ठीक है। केमिस्ट्री में आप जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़नी है, फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है, उसमें से जो एक्सेप्शन केस हैं वो पढ़ लीजिएगा। फिर आपको डी ब्रॉगली के इक्वेशन जो काइनेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, उसको याद करना है। फिर उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाइनेम रिएक्शंस याद करने हैं। उसके अलावा आप कन्वर्जन्स की बहुत प्रैक्टिस किया करिए, उससे सवाल आ जाता है। कभी कभी ये लोग डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं। फिनॉफ्थलीन का स्ट्रक्चर पूछ दिया था एक बार इन्होंने। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि पेज में अब उसके अंदर एक्रिडीन दिया हुआ था, मिथाइलिन ब्लू दिया हुआ था। तो आप बहुत प्रिसाइज होकर पढ़ोगे तभी समझना। देखिए आपको ये सवाल लगेगा किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। हाँ बिल्कुल ये बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन अगर आप जहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो बीएससी लेवल की जो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो उसके अंदर एक्रिडीन, नेप्थलीन, फिनॉफ्थलीन ये सब पढ़े होते हैं, ठीक है। तो ये सब से सवाल जरूर आते हैं। स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही उठा करके डायरेक्टली दे देंगे। अब आपको कहेंगे कि ये इसमें से स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे सपोज करिए कि थायरॉक्सिन का स्ट्रक्चर ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको जाइए गूगल पे सर्च करिए, इमेजेस खोलिए, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, एकदम ये तो बिल्कुल मैंडेटरी पॉइंट था ऐड करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको देख लीजिए कैसे आते हैं, और इसको देख करके बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, लो कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लगा पाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लगा लेते हो देन इट्स गुड। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लगा ले रहे हो तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उस दिन मैटर करेगा क्या होता है सीन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच याद है ना आपको, मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था इस चीज़ को देख करके। आप स्ट्रेस का मतलब एक दौर देखिए कैसा चल रहा है। इतना कॉन्फिडेंट कैप्टन रोहित शर्मा, जब वो अंडर प्रेशर आ सकते हैं, देखिए वो पहले खुल के खेल रहे थे बट उसके बावजूद उनको इन द एंड समझ में आ गया चीज़ें कि हाँ अब हाथ से निकल रहा है, जब मोर देन 75% ऑफ द गेम निकल चुका था तब। तो दोस्तों ऑडियंस जिस तरीके से थी, मीडिया, सब लोगों ने प्रेशर बना दिया था। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज़ हुबहू हमारे परिवार वाले, हमारे वो सब लोग जितने भी लोग होते हैं सब लोग मिल करके स्ट्रेस बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मगर आपको कभी भी कॉन्फिडेंट फील, अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होना है, ठीक है। देखिए अगला क्या है, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे पता है बहुत लोगों का नहीं आया होगा ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है। मेरी तरफ से TIFR एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है दोस्तों। 1.57K सब्सक्राइबर, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे सब्सक्राइबर इतने प्यारे पहुंच जाएंगे, और इतने ज़्यादा अच्छे लोग जो मिल करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो लोग छोड़ के चले भी गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनको मेरा कंटेंट अच्छा ना लगा हो, बट वो जहाँ पे भी गए हैं उनको मुझसे बेहतरीन कंटेंट मिले, मैं इस चीज़ की दुआ करता हूँ। और दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। PYQ की सीरीज़ बन रही है, अगर आपने पहली वाली नहीं देखी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली, तो पहले देख करके उस पर अपना रिव्यू दे दीजिए कि क्या कैसी लगी आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी सब पे लेकर के आऊँगा। इसके बाद में दोस्तों पहले IIT जैम में 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।